थायराइड के बारे में जो पहला सवाल लोग डॉक्टर से पूछते हैं, चाहे आपके जहन में आती होगी, क्या पूरी तरह से ठीक होता है, ज़िंदगी भर दवा तो नहीं खानी पड़ेगी। कभी आपने सोचा है कि थायराइड फीमेल्स में क्यों ज़्यादा होता है? थायराइड ठीक हो सकता है तो क्या उसमें होम्योपैथिक दवाइयों की यूटिलिटी कुछ है, या फिर ढेर सारे यूट्यूब पे वीडियो आपने देखे होंगे, ये सही हो गया वो सही हो गया, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? यदि हम ये बोलते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों से थायराइड ठीक होता है तो उसकी एफिकेसी कितनी है, और थायराइड को ठीक करने में विथ द होम्योपैथी और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस की बात करते हैं, माइनॉरिटी ऑफ द केसेस की बात नहीं करते हैं कि ज़्यादातर लोगों को कैसे ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथी की लास्ट में हम आपको कुछ दवाइयाँ भी बताएंगे जिससे आपको ये मालूम चले कि थायराइड को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं सेफ़ हैंड में। लेकिन फिर भी मेरा विश्वास मानिए या मेरा भरोसा करिए कि आप किसी डॉक्टर के अंडर में रह के ही कंसल्टेशन करके आप दवाइयों को लीजिए। सेल्फ डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिए। क्यों? क्योंकि थायराइड आपके बीएमआर को रेगुलेट करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, और बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो थायराइड की वजह से रेगुलेट ना होता हो या फिर हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में उसमें एबनॉर्मलिटी ना आ जाए। सबसे पहले आपका ब्रेन का हायर फंक्शन इफेक्ट होता है। सो थायराइड के ढेर सारे एस्पेक्ट हैं, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे और होम्योपैथी की यूटिलिटी और एफिकेसी के बारे में आज जानेंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामिया होम्योपैथिक अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आपको अच्छी लग रही होंगी। यदि लग रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बाकी लोगों को भी फॉरवर्ड करिए ताकि बाकी लोग भी हेल्थ अपडेट से अपने आप को अपडेट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या थायराइड पूरी तरह से क्योरेबल है? मेरी नज़र में हाइपोथायराइडिज्म या फिर थायराइड डिसफंक्शन जो होता है वो डिमांड और प्रोडक्शन का इम्बैलेंस है। हर आदमी की अपनी अलग अलग थिंकिंग हो सकती है इसके बारे में। जितनी डिमांड T3 और T4 की है उस डिमांड में वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी से निकलता है वो रेज़ हो रहा है ताकि डिमांड को मेंटेन किया जा सके। यही बेसिक पैथोफिजियोलॉजी होती है किसी भी हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट में। जैसे प्रेगनेंसी की कंडीशन आ गई और उस समय डिमांड ज़्यादा है, एक जिस्म में दो जान पल रहे हैं, सो दैट्स वाई डिमांड ज़्यादा होगी। गैस्ट्रेशनल हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा कोई स्ट्रेनुअस कंडीशन हो गई। औरतों का वर्क कम समझ रहे हैं आप? नहीं। जब हमने सवाल खड़ा किया कि औरतों में क्यों, तो औरतों के काम कम नहीं रहे हैं सर। औरतों से हम उम्मीद करते हैं कि वो घर को भी चलाएंगी, बेसिक काम को भी करेंगी और हमारे लिए पैसा भी कमाएंगी, यानी कि वर्किंग फीमेल। बच्चे को भी पालेंगी, बच्चे को पैदा भी करेंगी। सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो दैट्स वाई जो मेंटल स्ट्रेस केवल आदमियों का काम था अब वो औरतों को भी अफेक्ट कर रहा है। बच्चे की चिंता, फ्यूचर की चिंता, घर की चिंता। सो मल्टीपल ऑफ द कॉजेज़ हैं जो वर्क करते हैं फीमेल्स के केसेस में। और फीमेल को भगवान ने कुछ और भी सज़ा दे रखी है, पीरियड्स की। सो दैट्स वाई वो जो हार्मोनल रेगुलेशन पिट्यूटरी से शुरू होता है जिसको वॉच करता है हाइपोथैलेमस, इन सारी चीज़ों में कोई भी डिस्टर्बेंस होगा सो दैट विल अफेक्ट ऑल्सो द थायराइड कंडीशन। चलिए सबसे पहले इसके बारे में भी बात कर सकते हैं कि थायराइड के कारण क्या है। थायराइड के जो मेजर कॉज हैं जब आप सर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये ऑटो इम्यून ज़्यादा हो रहा है, जिसमें हाशिमोटो होता है। कुछ लोग बोलते हैं, मेडिकल साइंस ये बोलती है कि थायराइड की डिफिशियंसी हो गई, कुछ टॉक्सिक एलिमेंट हो गए, ड्रग इंड्यूस होती हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, कुछ स्ट्रेस को भी कुछ लोग बोलते हैं, और भी ढेर सारी डिजीज़ कंडीशन होती है जिसमें ये अफेक्टेड होता है। तो दोस्त, एक ही घर में रहने वाले, एक ही इन्वायरमेंट में रहने वाले, एक ही खाना खाने वाले लोगों में सब में थायराइड तो नहीं हो रहा है, फिर एक में थायराइड क्यों हो रहा है? सो दैट्स मीन ये सारे अननेसेसरी के सवाल जवाब हैं जो मैं मानता हूँ अननेसेसरी के नहीं है, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं है। तो मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर थायराइड का इम्बैलेंस हो कैसे रहा है। ये वास्तव में हार्मोनी को मेंटेन करने में जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं उसकी वजह से, जैसा मैंने पहले बताया, डिमांड और प्रोडक्शन में इम्बैलेंस ही थायराइड का जन्म देता है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर स्ट्रेस की वजह से और ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। एनवायरनमेंट से हम जो भी चीज़ें ले रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिक, पहले क्यों नहीं होता था?
यदि हम आयोडीन डिफिशियंसी को बोल रहे हैं, हम रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर को बोल रहे हैं, बाकी चीज़ों को हम ब्लेम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं होती थी? ठीक है भाई, रेडियोलॉजी के एक्सपोजर को आप कहना आयोडीन डिफिशियंसी, आज की डेट में जितना एग्जैक्ट अमाउंट में आदमी नमक के थ्रू आयोडीन ले रहा है उतना पहले तो नहीं लेता था, तो पहले क्यों नहीं होती ऐसी चीज़ें, अब क्यों हो रही हैं? सो दैट्स वाई हम मेडिकल साइंस के तरीके, हर चीज़ों को मेडिकल साइंस के तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो जो मेजर फैक्टर है जो फीमेल्स और बाकी लोगों में अफेक्ट कर रहा है थायराइड को, वो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मिस मैनेजमेंट ऑफ द डिमांड एंड प्रोडक्शन। इसके पीछे कई फैक्टर हैं जो काम करते हैं। तो ज़रूरी क्या है कि आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म ठीक बनी रहे, इसलिए थायराइड का फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके पीछे जो हम सुपर ब्रेन जिसे कहते हैं, जो हाइपोथैलेमस है, उसका भी कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई होम्योपैथिक दवाइयों की यूटिलिटी बढ़ जाती है, जहाँ हम ब्रेन के अपर लेवल पे यानी हायर फंक्शन पे काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारी दवाइयाँ इरिटेबल हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट की अलग होती हैं, और जो बेचारी सरेंडर कर चुकी है उसकी अलग हो चुकी होती है। जो रो रही होती है अपनी दुख को लेके उसकी अलग होती है, और जो बच्चा पैदा कर करके न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से सफ़र करे उसकी दवाइयाँ अलग होती हैं। तो होम्योपैथी किसी एक कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करती, मल्टीपल अप्रोच पे काम करती है, एक सिम्टम पे दवा चेंज होती है। दैट्स वाई मैंने शुरू में बोला कि आप यदि ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ज़रूरी ये है कि आप किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन में। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, औरतों में ही हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा क्यों होती है? वो इसी वजह से क्योंकि उनकी डिमांड या वर्किंग कैपेसिटी या वर्किंग क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब औरतें सुकून से नहीं रह पाती हैं, उनकी नींद अफेक्टेड हो चुकी है, उनका वर्किंग आवर अफेक्टेड हो चुका है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अफेक्टेड हो चुकी हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन अफेक्टेड हो चुका है। दैट्स वाई फीमेल आर द मोर सफरर। और ऊपर वाले ने जो दे रखा है पीरियड, तो ये सारी चीज़ें मिलकर फीमेल्स को डिजीज़ की तरफ ज़्यादा प्रोन टू कर रही हैं। और आज की इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक चीज़ें किसी आदमी पे इम्पैक्ट पैदा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आपको स्ट्रेस हुआ तो आज ही आप बीमारी में आ जाएंगे, नेवर। बीमारी में आने के लिए टाइम और बाकी मॉडलिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हो सकता है कि आज से 5 साल पहले जो कंडीशन डेवलप हुई वो बीमारी की तरफ लाए। हर एक औरत अपनी लाइफ में बच्चा पैदा करती है, और आजकल की डेट में जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। लाइफस्टाइल में ये चेंजेस है, खाओ पियो लोटो एक ही है मोटो, मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ऐसा चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो बीमार करेगी ना। हमारे वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, हमारे रेस्टिंग आवर फिक्स नहीं है, हमारे डाइट का जो तरीका और टाइम है वो फिक्स नहीं है। सो मल्टीपल ऑफ द फैक्टर्स वर्किंग बिहाइंड दिस। कम टू द पॉइंट, करेंगे क्या आप? और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होम्योपैथी की इफिकेसी क्या है? इफिकेसी होम्योपैथिक दवाइयों की तभी है, पहले हम प्लान ऑफ ट्रीटमेंट समझा दें, आफ्टर देन फिर इफिकेसी पे आते हैं। मैं कभी भी किसी भी मरीज़ की जो थायराइड की ट्रेडिशनल दवा चल रही होती है, थायरॉक्सिन चाहे थायरोनॉर्म, उसको सडनली बंद नहीं करता हूँ। आप भी मत करिएगा ये गलती, हवाई बातें बंद करना बंद करिए, नहीं होता है, आप मरीज़ को और बीमार कर देंगे। तो स्ट्रेटजी जो मैं अडॉप्ट करता हूँ वो यही करता हूँ, पैरेलल टू द एलोपैथिक मेडिकेशन में होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशन बेस की दवाइयाँ शुरू कर देता हूँ एज़ वेल एज़ पॉसिबल। जैसे ही थायराइड का जो TSH है इन कंपैरिजन टू द T3 T4 अपने लेवल में आने लगता है, वैसे वैसे मैं थायरॉक्सिन चाहे थायरोनॉर्म जो चल रही होती है उसको टेपर डाउन करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि हर एक 3 महीने में हम टेस्ट करवाएंगे, 2 से 3 महीने में, और जैसे जैसे उसमें रिडक्शन आएगा, चाहे स्टेबल होगा TSH, वैसे वैसे 12.5 mg का रिडक्शन करूँगा। मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या ये स्ट्रेटजी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ। क्या कि कोई इसके हैज़ार्ड है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने थायराइड की दवाइयों को कम्प्लीटली बंद नहीं किया, जिससे आपका BMR अफेक्टेड नहीं हो रहा है। ज़्यादा थायराइड डिसफंक्शन यदि हो गया, और यदि हमने बिना किसी सपोर्ट के, भाई थायरॉक्सिन के सपोर्ट पे मरीज़ चल रहा है, एक्सटर्नल T3 T4 आप उसे दे रहे हैं, और सडनली आप उसे बंद कर दीजिए, कैसा रहेगा? सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ढेर सारी एबनॉर्मलिटी हो जाएगी। सो दैट्स वाई पहले इसके पैरेलल कुछ आप उसको स्टैंड करने के लिए तो दीजिए, उसके बाद तब फिर शट डाउन करिए धीरे धीरे करके, वो भी जनरल कंडीशन को इम्प्रूव करते हुए। तो केवल मेडिसिन में कोई ऐसा जोर नहीं होता जो किसी मरीज़ को ठीक कर दे, लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ती है, स्लीपिंग आवर, वर्किंग आवर ठीक, फीमेल को रिलैक्स। आजकल की डेट में मैं वर्क कर रहा हूँ योग निद्रा पे, बहुत इफेक्टिव है अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए, लेकिन फिर भी 6 से 8 घंटे सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए चाहिए ना।
बाकी 8 घंटे आप जम के काम करिए। वर्किंग आवर अब 8 घंटे कहाँ रह गया है। कम टू द पॉइंट, एफिकेसी एंड प्लान स्ट्रैटेजी फॉर द ट्रीटमेंट। तो हमने आपको अपनी प्लानिंग समझा दी कि ज़्यादातर केसेस में मैं क्या करता हूँ, पैरेलल टू द बोथ मेडिकेशन धीरे धीरे करके शट डाउन करता हूँ, इसको स्टेबल बनाता हूँ। एफिकेसी की यदि हम बात करें तो अप टू द 70% केसेज में, 70% से ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, 70% केसेज में यदि पेशेंट का कंप्लीट कोऑपरेशन हो, एक तो स्लो ठीक होने वाली बीमारी है, एक दिन में मैजिक नहीं मिलता। और हम ऑर्गेनिक रेमेडी की कम बात करते हैं क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ज़्यादा अच्छा काम करती है। यदि हम जो डॉक्टर साहब लोग आपको, जो लोग होम्योपैथी में थायराइडिनम 3x को सजेस्ट करते हैं, वो मैनेजमेंट मोड ऑफ द ट्रीटमेंट है। यानी कि ज़िंदगी भर आप थायराइडिनम 3x लेते रहिए और ज़िंदगी भर आप बने रहिए, कभी थायराइडिनम छूटेगी नहीं, ठीक है। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन का एलोपैथिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। सपोर्टिव रोल में आप समय समय पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके सहारे मरीज को ठीक नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स वाई कम टू द पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होम्योपैथिक सहारे के, और केवल दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट होकर ठीक कोई नहीं हो सकता। उसको स्लीपिंग आवर, वर्किंग आवर, बाकी सब चीज़ों को स्टेबल करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ खुश रहना पड़ेगा और खुश रहना सीखना पड़ेगा ब्रेन के हायर फंक्शन को हार्मोनी और बैलेंस में बनाने के लिए। स्ट्रेस तो ज़िंदगी में सबके साथ होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करिए ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जितने लोग भी थायराइडिनम यूज़ करते हैं वो केवल पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, उससे कभी भी मरीज़ ठीक नहीं होता है। यदि कोई थायराइड का मरीज़ ठीक होना चाहता है और ये जो प्रोडक्शन और डिमांड की इम्बैलेंस है उसको सही करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वो मॉर्निंग में आप 5 किलोमीटर प्लस का वॉक करिए। रेगुलर आधे घंटे अपने आप को टाइम दीजिए योगा और मेडिटेशन के लिए। अपने दिमाग को स्टेबल बनाए रखने के लिए काम करिए, स्ट्रेस को मैनेज करिए। स्लीप कम से कम 6 आवर की लीजिए, डीप स्लीप लीजिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खाने में पिज़्ज़ा, बर्गर और बाकी जो चीज़ें चल रही मार्केट में थोड़ा कम करिए। न्यूट्रिशियस और एनर्जेटिक डाइट लीजिए, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशियस एंड एनर्जेटिक डाइट। शुगर का कंजम्पशन कम से कम करिए, बाकी फूड से वो ग्लूकोज लेने की कोशिश करिए। इसके अलावा अपने आप को एक्टिव रखिए और छोटे छोटे जो स्प्लिट पार्ट में अपनी योग निद्रा को कंप्लीट करिए। यदि आपको 5 मिनट का टाइम मिल जा रहा है, 10 मिनट का टाइम मिल जा रहा है, ये आपकी रिकवरी में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। वाटर के इंटेक बनाए रखिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर करिए। ये दोनों चीज़ें एक अलग सेगमेंट है, योगा एंड मेडिटेशन एंड न्यूट्रिशन। इसके बारे में शालिनी मैम ने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो आप हमारे आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। डाइट के बारे में एक हम अलग से कभी आपको वीडियो दे देंगे। और जो मरीज़ ठीक हो चुके हैं, चाहे ठीक हो रहे हैं, उनकी 1-2 मरीजों की टेस्टिमनी भी, यदि आजकल की डेट में मरीज़ जल्दी टेस्टिमनी नहीं देते हैं, तो उसकी टेस्टिमनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मैंने ऐड कर लिया, वो भी देख लीजिए ताकि ये मालूम चले कि थायराइड ठीक होता है। मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। 70% एफिकेसी के साथ ये काम करता है। अब कम टू द मेन पॉइंट अबाउट द होम्योपैथिक मेडिकेशन, हाउ वी प्रोसीड एंड होम्योपैथिक दवाइयों का क्या क्या रोल है। किसी भी होम्योपैथिक दवाई का पर्टिकुलर नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि दवाइयाँ सिम्टोमेटिक बेस पे और एलिमेंट बेस पे अलग अलग होती हैं। तो यदि मैं 10 थायराइड के मरीजों को देख रहा हूँ तो विश्वास मानिए कम से कम 7 ऐसे मरीज होंगे जिनकी दवाइयाँ एकदम अलग होंगी, प्लान ऑफ ट्रीटमेंट सेम होगा। सो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू द मेंटल कैपेबिलिटी एंड फिजिकल कैपेबिलिटी, एलिमेंट एंड मॉडलिटी, हर एक मरीज़ की दवा अलग अलग होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कहीं भी रह रहे हों, यदि आपका थायराइड का प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो नियर बाई किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, वो ज़्यादा अच्छे से आपका इलाज कर लेगा, प्रोसीड ऑन कर लेगा। डॉक्टर टू डॉक्टर ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजी वेरी करती है, आई एग्रीड। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अब दवाइयों के नाम बताऊंगा तो लोग दवा लेके खाना शुरू कर देंगे, जबकि ये सही तरीका नहीं है। एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा कि हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट में एलएम पोटेंसी की दवाइयाँ ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होनी चाहिए वो वीकली या 15 दिन में एक बार बाकी ऑर्गेनिक मेडिसिन के साथ पैरेलल में चलनी चाहिए, और हर 2 से 3 महीने में मरीज़ का एक बार प्रॉपर टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। बाकी कैसे होता है, क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वो ढेर सारे वीडियो में आपको नई नई जगह मिल जाएगी। थायराइड से बचना है तो होम्योपैथी को अडॉप्ट करिए, ये बहुत ब्यूटीफुल मेडिकल साइंस है, ये आपको डिपेंडेंट नहीं बनाएगी। यदि सही तरीके से केस को प्रोसीड किया जाए तो ये आपको ठीक करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगी, और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई तो कम से कम जो थायरॉक्सिन की डोज है उसको कम करेगी।
डिसाइड आपको करना है कि क्या आप ज़िंदगी भर सहारे पे ज़िंदा रहना चाहते हैं या फिर आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट होना ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कोई अदर हैज़ार्ड ना हो। थैंक यू वेरी मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। थायराइड पे और भी आगे अपडेट्स आएंगे तो हम आपको ज़रूर देते रहेंगे। जो टेस्टिमनी आएगी उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करते रहेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहे। मीनवाइल द मेन मोटो टू शूट दिस वीडियो, थायराइड को ठीक करना आपके अपने बस में है, बशर्ते आप ज़िंदगी भर डल होके और दवाइयों के सारे ज़िंदगी जीना चाहते हैं या फिर एक्टिव फेज़ में आके एक्टिव तरीके से ठीक होना चाहते हैं और दवाइयों से ज़िंदगी भर खाने से बचना चाहते हैं।